Shall we start, sir? या अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माफी चाहेंगे कि हमने सेशन स्टार्ट करने में थोड़ा विलंब हुआ। कभी कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐसा फेस करना पड़ता है। ये मेरा नाम अंकित है और मैं आई ड्रीम करियर से आप सबके सामने आज का एक सेशन लेके आया हूँ। आज का सेशन का टॉपिक मैं सारे अपने छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार टाइप करके हमें बताएं कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है। आज का सेशन का टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो आपको बताने के लिए है कि कैसे आप लोग अपने कॉलेज एजुकेशन के अंदर अपनी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हुए, मतलब अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्रवृत्ति को कैसे लेके आ सकते हैं। इस सेशन के बारे में आज मैं बताने के लिए हमारे साथ है अभिषेक। अभिषेक, आपका स्वागत है आज के सेशन में। अपना समय निकाल के यहाँ पे आने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक के बारे में कुछ अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिषेक हमारी यूपी से ही बिलोंग करते हैं और लखनऊ से ही है। अभिषेक की भी पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में हर जगह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी स्कूलिंग पूरी करी एक स्कूल के अंदर। उसके बाद एक आज जिस कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर भी स्कॉलरशिप के थ्रू ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभिषेक आज अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो बैचलर्स ऑफ साइंसेज की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अंदर इनके कुछ टॉपिक्स हैं सच एज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। अभिषेक ने अभी ये इन्होंने काफी सारे कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप कर चुके हैं। इनका एंटरप्रेन्योरशिप में काफी रुचि है और उससे ज्यादा रुचि इनकी ये है कि ये आगे बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं। और स्पेशली अपने यूपी के बच्चों को जो सेम उनके लखनऊ वाराणसी से सब लोग हैं, मेरठ से हैं, कानपुर से आए हैं, गाजियाबाद से हैं, उनको कैसे आगे करियर में आगे बढ़ने की हेल्प कर सकते हैं। तो अभिषेक आज हमारे सेशन में बताने का ट्राई करेंगे कि कैसे इनको फायदा हुआ है करियर के करियर गाइडेंस का, और कैसे इनको करियर गाइडेंस ने हेल्प करी है स्कॉलरशिप पाने में। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो आज का हमारा करियर काउंसलिंग है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको हमारे काउंसलर्स रेगुलरली फोन कॉल कर रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए, मगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पे 011-408-4600 इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपने करियर से रिलेटेड सारे जो आपकी वो दिक्कतें हैं, रिलेटेड आपको डर लग रहा है कि 10th के एग्जाम कैसे जाएंगे, 12th के एग्जाम कैसे जाएंगे, मैं कैसे एक काउंसलर से सपोर्ट लूं, वो सारी चीजें आप लोग काउंसलर से पता कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज जरूर इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप सबके सामने पेस्ट कर दिया है चैट बॉक्स के अंदर। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिससे आपको अधिक जानकारी करियर के बारे में प्राप्त हो सकती है। आप सभी के स्कूल में बहुत सारे काउंसलर्स आए होंगे। गाजियाबाद में राजीव सर हैं, तन्वी मैम हैं, गौरव सर हैं, अर्पिता मैम है, कुलदीप सर हैं। सिमिलरली कानपुर में है, अर्पित सर हैं हमारे कानपुर में, हिमांशु सर हैं कानपुर में, है ना, सत्येंद्र सर हैं कानपुर में। वाराणसी में भी हैं हमारे, कृष्णा मैम है, किशन सर हैं वहाँ पे। तो ये सब लोग आपके पास काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं। अरुण सर हैं, अजय सर हैं, ये सब लोग आपके पास आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास लखनऊ के अंदर सोनिया मैम है, नारायणी मैम है, हर्षिता मैम है, बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं, इमरान सर हैं। सब लोग आपके पास आ रहे हैं करियर काउंसलिंग करने के लिए। तो आप प्लीज उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें, उनको बताएं आपको करियर के बारे में कहाँ जानना है, क्या दुविधा हो रही है, जिससे कि हम आपकी उपयुक्त तरीके से प्राप्त सपोर्ट कर सकें। ये पूरा इनिशिएटिव जो करियर काउंसलिंग का है वो हम लोग लेके आ रहे हैं विद सपोर्ट फ्रॉम यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एमएसडीएफ के सपोर्ट के थ्रू। ये पूरा आपके पास इनिशिएटिव लेके आया गया है। अ, ये पंख पोर्टल के साथ ही थोड़ा सा और डेप्थ में आपके साथ प्रोग्राम करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसके।
ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभिषेक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिषेक जी आए और सारे बच्चों से इंटरेक्ट करें। अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर। आपने हमें मौका दिया कि मैं इन बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिखा सकूं। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सर अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मुझे सर क्या मेरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? जी, हम आपका स्क्रीन देख पा रहे हैं। धन्यवाद सर। तो आज ये करियर अवेयरनेस सेशन जो इनिशिएटिव पंख का है और पावर्ड बाय आई ड्रीम करियर, ये सच में बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है और बहुत इंसाइटफुल होगा, क्योंकि इसमें हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने कॉलेज की स्टडीज के लिए, अपने ट्वेल्थ के बाद जो भी स्टडीज करना है उसमें हम कैसे छात्रवृत्ति को प्राप्त करें, और किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए छात्रवृत्ति को अप्लाई करने के लिए, और या फिर उसको उसके बारे में सर्च करने के लिए। तो चलिए, मैं पहले सबसे पहले समझा आपको, जैसे अंकित ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, तो मैं भी थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो दरअसल मैं भी, जैसे कि एक यूपी के गांव से, बहुत छोटे गांव से, कुशीनगर में एक गांव है, उसका नाम आपने बहुत अजीब लगेगा, उल्टाहवा नाम का एक गांव है। ये बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। मैं जनरली वहीं वहीं से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपने जीवन का लगभग 7-8 साल लखनऊ में भी बिताया हुआ है। और मेरी फैमिली जो है वो पूरी खेती करती है। हमारा पूरा मेन सोर्स ऑफ इनकम वो पूरा खेती ही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी वगैरह कोई नहीं ऐसा करता। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोग को जो परेशानियां होती हैं कॉलेज फीस देने में, या फिर स्कूल के फीस देने में, या फिर बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन होना, उनके एप्लीकेशन फीस देने में, वो चैलेंजेस हमने भी फेस किए हुए हैं। और जैसा कि अंकित सर ने बताया कि मेरा इनिशियल एजुकेशन एक प्राइमरी स्कूल में स्टार्ट हुआ था। हालांकि मैंने बहुत टाइम तक नहीं पढ़ा, क्लास सेकंड तक ही मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करी। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में आ गया, और उसके बाद क्लास 6 तक, 5th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी। अपने ही नॉर्मल गांव में भी प्राइवेट स्कूल था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, लेकिन गांव के नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में मैंने क्लास 5th तक की पढ़ाई करी। फिर वहां पे मैंने देखा कि एक एप्लीकेशन आता है विद्या ज्ञान के नाम से। विद्या ज्ञान के नाम से ये बिल्कुल नवोदय की जैसा है। तो पहले तो मैंने नवोदय का फॉर्म भरा। फिर नवोदय में मैंने पढ़ाई करी, तैयारी करी, और दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, मैं पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गया नवोदय में। फिर काफी बुरा लगा था कि अब कुछ होगा ही नहीं। फिर अचानक से एक और, पता नहीं कहाँ से, लकीली ये एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला जिसका नाम था विद्या ज्ञान स्कूल। और ये HCL के द्वारा द्वारा चलाया जाता है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तो मैंने एप्लीकेशन भरा और पढ़ाई करी, और वो क्लियर हो गया। और फिर मैंने क्लास 6 से 12th तक पूरे फुल स्कॉलरशिप में विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी। और वहां से पता चला मेरा असली क्या कहते हैं, असली मतलब क्या होता है पढ़ाई का, और असली तरीका क्या होता है पढ़ाई का। वहां से हमने स्टार्ट किया, समझा। क्लास 6 तक, 7 तक आराम से पढ़ाई करी। फिर क्या हुआ कि हमारे स्कूल का एक प्रोग्राम है जिसमें करियर अवेयरनेस हम बच्चों को वो दिलाते हैं। तो करियर अवेयरनेस में हमने स्टार्ट किया था आई ड्रीम करियर के साथ। तो आई ड्रीम करियर में क्या होता था कि काउंसलर्स हमारे पास आते थे। पहले तो आराम से बात बात करते थे कि कैसे चल रही है पढ़ाई, कैसे चल रही है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीजें। उसके बाद फिर एक सिस्टेमैटिक वे में उन्होंने हमारा एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस होते थे, और हम उन उन क्वेश्चंस को बिल्कुल जो हमें सही लगता था, बहुत मन से और अपने तरफ से बिल्कुल सही सही आंसर्स भरते थे, जिसकी मदद से उन काउंसलर्स को हमारे बारे में एनालिसिस पता चला कि हम किस चीज में वीक हैं, किस चीज में स्ट्रांग हैं, हमारा कौन सा फील्ड हमें आगे परस्यू करना चाहिए।
क्या हमारा मैथ्स वीक है, या फिर हमारा साइंस वीक है, या फिर हमारा इंग्लिश वीक है। तो इन चीजों को देखकर हमारे काउंसलर्स ने एनालिसिस किया, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे आने वाले क्लासेस में, आने वाले टाइम पे उन्होंने हमें गाइड किया अकॉर्डिंगली। उन्होंने स्वॉट स्वॉट एनालिसिस करना बताया, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर मैं अगर कहूँ तो ये जो 2 पॉइंटर लिखे हुए हैं, स्वॉट एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट, ये 2 चीजें मैं बहुत मतलब कि धन्यवाद करता हूँ मेरे काउंसलर्स को जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाया, क्योंकि इसके बिना मैं सच बताऊं एक अच्छे विद्यार्थी को सक्सेस पाने में, मतलब कि एक सक्सेस पाना है, तो ये 2 चीजें उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में क्या, कि आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, आपको अपने रियल वीकनेस पता होने चाहिए। बहुत मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भी अपनी वीकनेसेस इग्नोर कर देता था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वीकनेसेस हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वीकनेसेस जानना बहुत जरूरी था। हमारे अगल बगल, हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जो आ रही हैं उसके बारे में जानना। और थ्रेट्स थ्रेट्स मतलब कि जो अ, मुश्किलें हैं उनके बारे में। तो काउंसलर्स ने सिखाया कि कैसे स्वॉट एनालिसिस किया जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि हम बचपन में होते हैं कभी आ, होता क्या था, मेरे साथ क्या होता था कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद आया, जैसे कि मैथ्स पसंद आया, तो मैं दिन भर, दिन में जो भी पढ़ाई करता था, मैथ्स पढ़ाई करता करना मैथ्स ही पढ़ता रहता था। कभी कभी एसएसटी में हिस्ट्री में अच्छा लगने लगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता था। तो होता क्या था कि इसके वजह से मैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स में या फिर बाकी और इंपॉर्टेंट चीजों में अच्छे से टाइम नहीं दे पाता था। फिर हमारे काउंसलर्स ने इसको सिखाया हमें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे अपना टाइम बराबर बराबर और सब्जेक्ट्स में बांट सकें। तो इससे हमें बहुत बहुत मदद मिली। साथ में है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का क्या हुआ कि काउंसलर जब हमारे पास आते थे तो हमें कहते थे कि आप जैसे कि ट्राई करो कि अपने दोस्तों के साथ बात करना, कोई नए टॉपिक के साथ क्लास में बात करना। तो उससे क्या होता था कि आपको एक कॉन्फिडेंस मुझे एक कॉन्फिडेंस आने लगा था, या फिर हमारे साथ दोस्तों को भी एक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हम कैसे 2 लोग, हमारे की 5 लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो ये सब हो रहा था। फिर ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। फिर आया टेंथ। टेंथ भी बहुत अच्छे से बीत गया। टेंथ में काउंसलर से काफी हेल्प करी कि कैसे अपने बोर्ड्स पे ध्यान दें, किन किन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं और किन किन सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हैं, आप उसके हिसाब से। अब टेंथ के बीच में ही होता गया था कि हमें एक तो डाउट था कि टेंथ के बोर्ड्स कैसे जाएंगे, और दूसरे फिर टेंथ के बाद क्या, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या आर्ट्स लेना है। मुझे पता है ये डिसीजन सबसे मुश्किल होता है। इवन मैंने खुद ये मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल था कि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कि मुझे कॉमर्स ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कि मुझे आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे काउंसलर्स ने हमें 1-to-1 सेशन कराए। 1-to-1 सेशंस में क्या होता था कि काउंसलर्स हमारे साथ बैठते थे। वो हमारे जैसे कि जो हमारी ड्रीम है, हमारा ड्रीम करियर है, उसके बारे में जानते थे, पूछते थे, उसके बारे में वो अपने तरफ से इनपुट देते थे। और फिर हमें उसके हिसाब से, हमारे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के हिसाब से, हमारा जो सब्जेक्ट, हमारा एप्टीट्यूड जो अच्छा है, उसके हिसाब से वो हमें कहते थे कि आप ये सब्जेक्ट चूज करो, आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप इसमें अच्छा कर पाओ। और साथ में ऐसे ही नहीं, और साथ में उसके पॉसिबल करियर ऑप्शंस। जैसे कि मैंने साइंस तो ले लिया, लेकिन साइंस के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि करियर ऑप्शंस क्या है। तो यहाँ पे काउंसलर ने क्या किया, काउंसलर्स ने हमें एज अ स्ट्रीम देने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये ऑप्शंस हैं, क्या नाम है, इस स्ट्रीम में ये करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये कॉलेजेस हैं, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि ये कोर्स आप करोगे तो पक्का का कुछ ना कुछ, मतलब कि आप आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपने करियर में। तो ओवरऑल इन्होंने एक बहुत अच्छा सा क्लास टेंथ में ही हमारा एक रोड मैप बना दिया कि आप इस सब्जेक्ट से हो, आप इस स्ट्रीम से हो, तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। और आगे बढ़ते हुए फिर क्या हुआ कि जैसे ही टेंथ के बोर्ड खत्म हुए, फिर आया कोविड। मुझे पता है कोविड सबको याद होगा, और शायद वो कभी कोई भूल नहीं सकता अपने जिंदगी में।
और मैं नहीं मतलब कि मुझे पता है कि कोई नहीं चाहता कि कोविड जैसा सिचुएशन फिर से हमारी लाइफ में आए, बट अब आ गया तो कुछ सीखना तो है ही उसमें से। तो कोविड में क्या हुआ कि पूरे स्कूल लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया था पूरे कंट्री में। तो हम अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि मैं एक हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में क्या होता था कि सारे टीचर्स हमारे आसपास ही रहते थे, बच्चे सब साथ में रहते थे, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था। तो कोविड में बहुत परेशानी हुई क्योंकि हमारे कोई दोस्त नहीं थे, हमारे टीचर साथ में नहीं थे, हर तरफ हर कुछ ना कुछ कुछ गलत न्यूज ही आ रहा था, तो बहुत बहुत डिप्रेशन, बहुत एनजाइटी वगैरह हो गया था, मोटिवेशन तो चेक गिर ही गया था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आईडीसी काउंसलर्स ने हमारे हमारे काउंसलर्स ने रेगुलर फोन करके, हम मतलब कि हर 10 दिन 15 दिन पे काउंसलर्स फोन करते थे कि बेटा कैसे हो, घर पे कैसे हैं सब, पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई और टेंशन है, टाइम नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ कैसा है। तो एक मेंटल सपोर्ट जो काउंसलर्स ने दिया, बहुत बहुत मायने रखा मेरे जिंदगी में। वो हमें रेगुलर सेशंस होल्ड करते थे कि ताकि हम सब ग्रुप में आ सके, हमें नए तरीके सिखाते थे कि कैसे अ, अपने आप को काम कूल रखें, कैसे मोटिवेटेड रखें, कैसे इन बाकी चीजों के बावजूद भी हम अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें, हम कैसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था, सब सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन चल रहा था। तो काउंसलर्स ने इन चीजों में बहुत हेल्प करी। फिर उन्होंने वो हमारे पेरेंट्स से भी बात करते थे कि हाँ, मतलब पेरेंट्स से बात करते थे कि बच्चों को टाइम दिया जाए पढ़ाई के लिए, बच्चों पर ध्यान दे कि पढ़ाई वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में पेरेंट्स को भी वो मॉरल सपोर्ट देते थे कि कोविड है, ठीक है, सब चला जाएगा, और थोड़ा सा एक जो मोटिवेशन होता है जो वो देने लगे थे काउंसलर्स, और वो तो बहुत ही अच्छा था। फिर क्या हुआ कि 11th हो गया, 12th में आए, 12th अच्छा निकल गया, अच्छे परसेंटेज से निकल गया। अब 12th में ही क्या होने लगा था कि अब कंफ्यूजन है यार कि अब तो कॉलेज कौन सा लेना है। 12th तो हो गया, मतलब कि 12th तो अब आ गए हैं, 12th तो हो ही जाएगा। अब 12th हो जाएगा तो 12th में आने के बाद अब कहाँ अप्लाई करना है, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, किस किस कॉलेज में अप्लाई करना है, किस कॉलेज में मेरे लिए अच्छे कोर्सेज हैं, किस कॉलेज में मैं जिसमें डिग्री लेना चाहता हूँ उसमें डिग्री है। और ये कई सारे कंफ्यूजन एक साथ आ गए, और डर भी था। डर किस बात का कि इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, उस निकलेगा अगर किस कॉलेज में होगा नहीं होगा। तो वो माहौल तो अलग ही लेवल का था। तो फिर क्या हुआ कि काउंसलर से अब क्या क्या कि 12th में ही हमारे रेगुलर सेशंस होते थे, लगभग कि महीने में 2 बार तो सेशन होते ही थे। कि वो क्या करते थे कि हर कोर्स वाइज, जैसे कि मान लो मेरा स्ट्रीम अगर कॉमर्स है, तो काउंसलर क्या करते थे कि एक सेशन होल्ड, काउंसलर्स रेगुलर सेशन होल्ड करते थे। उसमें क्या होता था कि काउंसलर्स एक पूरा कम से कम लिस्ट, मतलब कि 15 20 25 कॉलेजेस का, उससे भी ज्यादा कॉलेजेस का लिस्ट लेके आते थे कि ये कॉलेजेस हैं, ये इन कॉलेजेस में ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। और मतलब कि हाँ, सेशन कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, आप ये कोर्सेज कर सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो, ये लोकेशन पे है। ये सारी चीजें काउंसलर्स हमारे पास लेके आते थे सेशन साथ में। अब दिक्कत क्या थी कि फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल इश्यूज तो अब जैसे भी प्राइवेट कॉलेजेस थे या फिर जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो एडमिशन में एप्लीकेशन फीस बाकी सब में तो बहुत एक्सपेंसिव थे उसका। फिर काउंसलर्स क्या करते थे कि काउंसलर्स कॉलेजेस के साथ साथ हमारे साथ 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 लेके आते थे कि उस कॉलेज में क्या रिक्वायरमेंट है आपको जाने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए अशोका है मेरा, जैसे मैं अशोका में आया, तो अशोका में रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके 12th में 85% होने चाहिए, उससे अबव। मैं सपोज दैट कि 85% अबव होने चाहिए। अशोका में अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरी है अशोका फॉर्म एप्लीकेशन भरते समय, और किससे किससे आपको हेल्प चाहिए। जैसे कि आपको अपने टीचर से हेल्प चाहिए, या फिर आपको अपने जो सीनियर हैं जो कि किसी कॉलेज में जा चुके हैं उनसे हेल्प चाहिए। ये सब काउंसलर से बताया, सब एक एक चीज बताया, और हम दे रहे। फिर 12th के बाद मैं
अशोका में आ गया। और अशोका आने में मतलब कि मुझे, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा योगदान, हाँ, मेरे काउंसलर का ही था, क्योंकि उन्होंने रेगुलरली हमें बताती थी कि ये टाइमलाइन है, आज एप्लीकेशन बंद होने वाला है, या फिर ये एक एप्लीकेशन आज अशोका का बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा कॉलेज खुल रहा है। पूरा मतलब कि एक चार्ट प्रिपेयर कर देती थी हमारे सामने कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, उसके टाइमलाइन, कब एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, कब एप्लीकेशन बंद होगा, और उसमें कितनी स्कॉलरशिप है, क्या लोकेशन है, हर एक चीज। तो अशोका में मैंने एडमिशन लिया और मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला। और मैं वो कोर्स मुझे, और लकीली मुझे वो कोर्स मिला जो मुझे करना चाहता था। जैसे कि मैं यहाँ पे बीएससी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस कर रहा हूँ, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, और वो मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और अशोका में ऑफर हुआ, मैंने ले लिया, मुझे मिला। और उसके क्या, कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें काउंसलर्स, अभी भी करियर में बहुत डाउट होते हैं। जैसे कि अभी हम सेकेंड ईयर हो गया, मेरा हो रहा है, तो अभी 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद कॉलेज से निकलना है। तो निकलना है तो अब आगे क्या करना है, डाउट अभी भी है, कंफ्यूजन अभी है, कौन से कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, कौन से नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या मुझे और कोई आगे डिग्री करनी चाहिए, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये डाउट तो अभी भी आता है। तो क्या है कि जो काउंसलर्स हैं हमारे, मेरे पास अभी तो उनके नंबर है, हमारे पास व्हाट्सएप पे है। तो क्या होता है कि जरा सा भी डाउट हुआ, काउंसलर को मैंने फोन कर लिया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, आज ये एप्लीकेशन फिल करने का मन कर रहा है और इसके बारे में सोच रहा हूँ, आप प्लीज क्यों कोई इसमें इनपुट दीजिए। तो मैम क्या, और काउंसलर क्या करते थे कि मतलब कि वो अपना इनपुट जेन्युइनली देते हैं कि हाँ ये कोर्स अच्छा है, आप कर सकते हो। और बिल्कुल भी सेम एनर्जी के साथ, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपका टाइम मतलब कि काउंसलर का टेन्योर खत्म हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब काउंसलर्स आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, स्पेशली मैं, मतलब कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो जब मैं टेक्स्ट करता हूँ काउंसलर्स को, या फिर जब भी मैं उनको कॉल कर देता हूँ कभी कभी, तो वो काउंसलर्स पूरे मन से बिल्कुल हेल्प, मतलब कि पूरे मन से, पूरे एंथुजियाज्म के साथ मुझे हेल्प कर रहे हैं। और मुझे बताते भी हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर ये कोर्स नहीं करना चाहिए, या फिर आगे चल के क्या, बल्कि पूछते भी हैं कि आगे चल के क्या, आगे जाने का क्या प्लान है, कौन से कोर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है, कि कोई है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो मुझे गाइड कर रहा है अपने, मुझे अपने, मेरे अपने करियर में। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूंगा कि मतलब कि करियर गाइडेंस में, और करियर गाइडेंस के क्या क्या बेनिफिट्स मुझे लगे और क्या क्या होते हैं। तो हुआ क्या, जैसे कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स। तो जब करियर काउंसलिंग होने लगी थी, तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, जो हमारे काउंसलर्स ने जो एक करियर ऑप्शन बताया कि देखो आप 4-5 करियर, 6-7 जगह पे आप अपना एनर्जी, अपना और स्किल वेस्ट ना करके किसी एक जगह पे फोकस करें जिसमें आप सच में अच्छे हो। और इस चीज में उन्होंने हमें क्लैरिटी दे दी कि आपको ये है, आपके करियर ऑप्शंस 2-3-4 करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, और जिसमें आप सच में बहुत अच्छे हो, आप इसी पे वर्क करो। बाकी चीजों पे करोगे तो आप अपना ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, बट अपना टाइम और अपना एनर्जी बहुत वेस्ट करोगे इसमें। आप इन ऑप्शंस में, करियर ऑप्शंस में आपको जल्दी और अच्छी सक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि क्या, कि इसमें स्टूडेंट्स को एक बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते थे करियर्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लूँ कि अशोका की बात करता हूँ, तो मैं अशोका में आया, तो जब मेरे काउंसलर्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अशोका से कि ये अभिषेक देखो, ये एक कॉलेज है अशोका यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज ऑफर होते हैं, इनके फैकल्टी यहाँ यहाँ से हैं, और जैसे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज क्या क्या है। हम्म। तो एक मतलब कि पूरा फुल एक नॉलेज और एक इंफॉर्मेशन जो मिलता है, वो करियर गाइडेंस से मिला, एक कंप्लीट, किसी एक कॉलेज के बारे में, फिर किसी एक कोर्स के बारे में।
एकेडमिक प्लानिंग में जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे कि 10th के बाद बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। 12th के बाद बहुत कंफ्यूज थे कि चलो भाई 12th तो हो गया, अब आगे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। तो इसमें काउंसलर से कहा कि एक एकेडमिक प्लानिंग किया कि देखो आपने, आपको आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस के हिसाब से, आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से, आपके स्किल्स के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर करियर ऑप्शन, एकेडमिक करियर ऑप्शन के लिए आपको ये पर्टिकुलर डिग्री करनी है, आपको ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, और इसी के आगे भी और एडवांस कोर्सेज करने हैं। तो मतलब कि एक कंप्लीट एकेडमिक प्लानिंग चॉक आउट कर दिया, मैप बना दिया कि आपको ये चीजें करनी है। और अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम, जैसे कि अभी क्या है कि अभी क्या है कि जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई कोर्स है जैसे कि बी कॉम, ठीक है। तो बी कॉम तो हमारे हम बहुत बड़ा कोर्स है और काफी टाइम से लोग करते हुए आ रहे हैं। अगर कॉमर्स का मतलब कि रेगुलर कोई भी बच्चा हो तो बी कॉम तो वो करता ही है। बट अब इतने लोग बीकॉम कर चुके हैं, इतने लोग बीकॉम कर रहे हैं, तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन बहुत है, इसकी वजह से सक्सेस रेट काफी, चांसेस कम हो जाते हैं। तो हुआ क्या, होता क्या है कि अगर हमें पता रहे कि मार्केट में अभी करंट लेवल पे किन किन चीजों की जरूरत है, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अभी आ रही हैं, उभर के आ रही हैं, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें अच्छा ग्रोथ हो, सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा हो उसमें, वो पता करने के लिए हमारे काउंसलर्स ने बहुत क्लियरली बताया कि ये ट्रेंड्स हैं, ये कोर्सेज हैं, इन लोग करोगे तो ये जो कमिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो अभी आ रही है कोर्स, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसमें बेहतर कर पाओगे। साथ में स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट बताया मैंने, और कम्युनिकेशन स्किल्स, और जैसे कि राइटिंग स्किल्स। तो जैसे ईमेल राइटिंग, कैसे अपने ईमेल्स वगैरह लिखें, कैसे एसेज लिखें, कैसे रेज्यूमे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, रेज्यूमे कैसे बनाएं, ये सारे स्किल्स करियर गाइडेंस की वजह से सीखा हमने। और पर्सनलाइज्ड गाइडिंग तो है ही, स्वॉट एनालिसिस किया, साइकोमेट्रिक असेसमेंट की वजह से पर्सनलाइज जो आपके खुद के लिए जो गाइडेंस था उसे मिला, वो मिला। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो मैंने आपको बात बताई थी पहली। और साथ में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे कॉमर्स करना था, और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं साइंस पढूं। तो इस चीज में यहाँ पे हम दोनों के, मेरे पेरेंट्स के और मेरे थॉट कॉन्फ्लिक्ट करते थे। मतलब कि वो चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, और मैं चाहता था कि मैं कॉमर्स पढूं। तो इसमें मेरे काउंसलर्स ने, हमारे करियर गाइडेंस के मदद से काउंसलर्स ने मेरे पेरेंट्स से बात करी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मतलब कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। साइंस मतलब कि मैं अगर कॉमर्स में अच्छा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, नहीं, उन्होंने ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ साइंस में ही डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे करियर करियर हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उन्होंने अब मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से, जो मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, कॉमर्स जो मैंने लिया था वो सही है ना, एज कंपेरिजन टू साइंस स्ट्रीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग, जैसे कि हमारे काउंसलर्स ने बताया कि कैसे, वैसे कि मैं अभी, आप तो मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बीएससी कर लिया अब इसके बाद मैं बिल्कुल प्लान, क्योंकि मुझे आगे करना ही क्या है। मैंने बीएससी कर ली, मैंने ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, उसके बाद क्या। तो उसके बाद का भी हमें पहले से सोचना पड़ता है। तो वो काउंसलर्स भी बहुत हेल्प करते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी क्या होंगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी क्या होंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया, 2 साल 3 साल वर्क किया, या फिर 1 साल वर्क किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपके लिए करियर ऑप्शंस और खुल जाएंगे, आपका पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ पर्सनालिटी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। तो आप और सक्सेस अच्छे से पा पाओगे अपने लाइफ में। तो चलिए, बहुत मुझे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। अब मैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि प्रोसीजर टू गेट कॉलेज एंड स्कॉलरशिप। तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था अपना कॉलेज का, कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस और स्कॉलरशिप का प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया था।
तो चीज ये है कि स्टार्टिंग में मैंने कम से कम 7 से 8 एप्लीकेशन फिल की थी कॉलेजेस के। ऐसा नहीं कि मैंने अशोका देखा और सिर्फ अशोका में अप्लाई किया, नहीं। मैंने कम से कम 7 से 8 डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें मेरे जैसे कोर्स, जिस कोर्सेज में मुझे इंटरेस्ट है, मैंने उनमें अप्लाई किया था। उससे पहले मैंने उसको उन कॉलेजेस को थरो रिसर्च किया, कंप्लीट रिसर्च की उन कॉलेजेस में कोर्सेज ऑफर जो हो रहे हैं वो क्या मेरे जो मुझे चाहिए वो ऑफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन कॉलेजेस में फैकल्टी कैसी है, उन कॉलेजेस का मेरे घर से डिस्टेंस कितना है, क्या मतलब कि मैं वो फिजिबल मेरे लिए है, वो मेरे लिए फिजिबल कॉलेजेस है कि नहीं। थरो रिसर्च किया। उसके बाद वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो कितना स्कॉलरशिप कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ ट्यूशन फीस, मतलब कि सिर्फ पढ़ाई का फीस ही स्कॉलरशिप में देते हैं, या फिर रहने का भी, खाने का भी स्कॉलरशिप देते हैं कि नहीं देते हैं। तो एक एक चीज मैंने रिसर्च किया। और फिर मैंने उन कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट किया कि देखो ये कॉलेजेस हैं, मैंने इन इन कॉलेजेस में अप्लाई करना है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि जब आप 12th में हैं, अगर आपको कॉलेज में जाना है तो पहले आप कम से कम 6 से 7 कॉलेजेस, आप पहले लिस्ट बना लें उन कॉलेजेस का। उन कॉलेजेस का लिस्ट बना के आप उनको देखें कि उन कॉलेजेस के क्या नाम है, कोर्सेज क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, जो कि जिन कोर्सेज को आप करना चाहते हैं, जो डिग्री आप पाना चाहते हैं, क्या वो कोर्स वहां पे ऑफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपका बहुत मन है कि आप उसी कॉलेज में जाएंगे, उसी कॉलेज में जाएंगे, बट फिर पता चला कि आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया, आपका एडमिशन हो गया, फिर आपको पता चला कि देखिए स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर पूरा जो आपका प्रोसेस है, जो पूरा आपका जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं जाया हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप उस कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए या फिर उस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं भी एक दिशा डैशबोर्ड है, शायद आप सबको मिलेगा, मिला ही होगा। सर क्या इनको इनके पास है दिशा डैशबोर्ड का? जी अभिषेक, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, काफी बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं कहा थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी देता हूँ। और जी हाँ, हमारे सारे बच्चों के पास दिशा आईडीसी का लॉगिन एक्सेस है। अच्छा अच्छा। सारे बच्चे हमारे दिशा आईडीसी पे जाके, जैसे आपने डैशबोर्ड खोला है, वहां पे हम्म। जाके कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप प्लीज उनको डैशबोर्ड के बारे में बताएं। मैं डैशबोर्ड को दिखाता हूँ आपको मैं। क्या आपको डैशबोर्ड दिखा है? सर क्या आप देख सकते हैं डैशबोर्ड? मैं आपका डैशबोर्ड देख सकता हूँ, यस। ओके। दिशा आईडीसी का जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट है dishaidc.com, उसका वेब उसका डैशबोर्ड मैं देख सकता हूँ। मेरी सारे छात्रों से अनुरोध है, इसके अलावा जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको एक्सेस जरूर करें, जिससे कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कभी भी काउंसलर से बात करनी है, तो आप इस नंबर पे आके बात कर सकते हैं। अ, अगर जैसे आप समझ लीजिए आप लखनऊ के हैं और आपने कॉल किया, तो जैसे कॉल पे हुआ है, अगर आप बताएंगे कि आपके स्कूल में ये काउंसलर आए थे, उन्होंने सेशन किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपके काउंसलर तक पहुंचा देंगे, जो आपको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपके एडिशनल डाउट्स होते हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारा अनुरोध रहेगा, जैसे आपके जो काउंसलर मैप्ड है आपके साथ, आप उनके साथ ही अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करें, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। अ, जैसे समझ लीजिए आपके काउंसलर हैं, अगर आप मेरठ से हैं तो वहां पे आपके काउंसलर हो सकते हैं आशीष सर। तो आप आशीष सर के पास जाके वहां पे डाउट सॉल्व अपने कर सकते हैं, और रचना मैम हो सकती है, उनसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरठ का बता दिया मैंने, गाजियाबाद में है तो गाजियाबाद में शायद अर्पिता मैम है, तो वहाँ उनसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। राजीव सर है, उनसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके काउंसलर्स हैं उनके आप, उन सब ने आपको दिखाया होगा दिशा डैशबोर्ड के बारे में। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिशा idc.com को अपने घर पे जाएं अभी, जैसे आप जुड़े हुए हैं सेशन में, तो जरूर खोलने का प्रयास करें वेबसाइट को। और उसके अंदर लॉगिन कैसे करना है, जो आपको मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो है 123456, उसका यूज करते हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। अभिषेक जी, आपके साथ। बिल्कुल सर।
और मैं आपको बता दूं कि हर स्लाइड पे, स्लाइड के नीचे आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो लिखा हुआ है। तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, कहीं भी नोट कर लीजिए, और जो भी डाउट हो तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं ये डैश, आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा, तो ये डैशबोर्ड पे आपके पास पांच पांच सौ से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बल्कि और कम से कम 21,000, माफ कीजिएगा, 21,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके कोर्स के हिसाब से। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी आपको कॉलेज चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे श्री किया तो श्री श्री यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे श्री श्री यूनिवर्सिटी पे आप ओपन करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये प्राइवेट कॉलेज है, कलकत्ता में, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं, आपको देखिए प्रोग्राम ऑफर, क्या क्या प्रोग्राम ऑफर होते हैं यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ह्यूमैनिटीज, मैंने ऐसा रैंडम मैंने ले लिया। तो यहाँ पे इनफैक्ट देखिए। अभिषेक जी, मैं एक और, इफ आई कैन इंटरप्ट, श्योर। मैंने एक लिंक दिया है यहाँ पे, up, अगर आप उस लिंक को खोल सकें बच्चों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो डैशबोर्ड है up.careerguidance.app, इसके अंदर सारे कॉलेजेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने अवेलेबल कराई गई है, स्पेशली आपके एरियाज की, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, दिल्ली और नोएडा। तो इसके अंदर आप डिग्री टाइप से, जैसे आपको डिप्लोमा चाहिए या फिर बी वॉक के बारे में देखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लेट से मैं कानपुर नगर में देखना चाहता हूँ, और या फिर मैं बाकी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे पास जितने कोर्सेज हैं जो बी वॉक या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करा रहे हैं कानपुर नगर में, सारे कॉलेजेस के नाम मेरे पास आ गए हैं, और फर्दर भी लोड हो सकते हैं। और तो आप ऐसे सेशन में जरूर ज्वाइन करते रहिए, हम आपको डेफिनेटली काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। या फिर मैं आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ट्राई करता हूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए कानपुर देहात ट्राई लेता हूँ, और फिर सर्च करता हूँ। सो जो कॉलेजेस कानपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर देहात में हैं, जो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वो सारे कॉलेजेस के नाम देखिए आप यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। हर एक का फीस कितनी है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए अलग फीस है, गर्ल्स के लिए अलग फीस है, कितना ड्यूरेशन है। जैसे इस कॉलेज का हम नाम देखते हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माफ करिएगा, कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जहाँ कहाँ पे है ये, अकबरपुर, कानपुर देहात। तो उसकी डिटेल्स चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसकी। किन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या ईमेल आईडी है, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दे रखी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे, और ये काउंसलर्स आपके लिए हेल्प भी करेंगे आपके साथ, मतलब ऐसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, जिससे आप खुद इस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं, डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में चेक करा तो मुरादाबाद में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे विवेकानंद कोर्स ऑफ नर्सिंग, कितनी फीस है इसकी, 3 साल की, करीबन 2,85,000, राइट। अच्छा, सर कोई और कॉलेज नहीं है, अच्छा ये कॉलेज भी है, सुखदेई समरक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, मुरादाबाद। इसकी फीस कितनी है, इसकी 62,000 रुपीज फीस है, और ये 2 साल कोर्स करा रहा है। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है, थैंक्स टू द इनिशिएटिव, द एंटायर करियर काउंसलिंग इनिशिएटिव। तो इसको आप जरूर यूज करिए अपने सारी इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे मैं वाराणसी भी डाल सकता हूँ, मैं मुरादाबाद हटा देता हूँ यहाँ पे, वाराणसी करता हूँ, फिर सर्च करता हूँ। देखिए सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल अप टू डेट है, वेल रिसर्च्ड है, और ये सारी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं जरूर आपसे इंकरेज करूंगा कि आप इसके बारे में और पता करने का ट्राई करें। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग
स्पेशली यूपी के अंदर PMKKY या फिर उस काइंड ऑफ कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो वाराणसी में कौन कौन से पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा GNM, अगर GNM की बात करें तो इसके यहाँ पे ये डेटा हटा देते हैं इस टाइम पे, और GNM जनरल जी, जनरल नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, ये कौन कौन से कोर्सेज में हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं। मेरठ में है, लखनऊ में है ना। जैसे वाराणसी शायद डालता तब वहां पे नहीं दिख रहा था कोर्स, तो शायद वहां पे ऑफर नहीं हो रहा होगा ये वाला कोर्स। गाजियाबाद में है, 3 इंस्टीट्यूट्स में ये कोर्सेज ऑफर हो रहा है। इस कोर्स को करने के लिए कितनी कितनी फीस है वो यहाँ पे दे रखी है, कितनी ड्यूरेशन है, सो यू कैन ट्राई एवरीथिंग, यू कैन ट्राई एवरीथिंग, राइट। Similarly, if you want to see, I will go back actually from here, right? अगर आपको 12th के बाद जॉब्स देखनी है, तो भी अगर 12वीं का सिर्फ जॉब करने का मन है, तो सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, जॉब्स इन इंडिया, डिफरेंट लिंक्स टू जॉब पोर्टल्स, कौन सी कंपनी होती है, अप्रेंटिसशिप कहाँ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जॉब्स के बारे में आपको जो भी सर्च करना है, जैसे नेशनल डिजिटल करियर पोर्टल है, या फिर जो भी आपको करियर क्लस्टर सेलेक्ट करना है, मुझे लेट से मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, इसको मैं सर्च करता हूँ जी कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास कि कौन कौन से सेक्टर में वो चीज अवेलेबल है, क्या डेजिग्नेशन रहेगी, कैसे आप जा सकते हैं, तो जॉब्स भी ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत से हमने देखा है कि काफी उद्यमी काइंड ऑफ छात्र होते हैं हमारे, जो कि जॉब्स की जगह करने की जगह जॉब देना चाहते हैं, खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अ, अपनी प्रेफर सिटी है जैसे न्यू दिल्ली डाल सकते हैं, और बहुत सी कंपनीज है जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो अगेन इफ यू लुक एट द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू, राइट, ओनली फॉर दिस पर्पसेस, राइट, तो इसको आप जरूर एक्सेस करिए। मैं इसका लिंक जो है चैनल में भी डाल रहा हूँ, बट इसको आप जरूर एक्सेस करिए, राइट। तो अभिषेक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो ये जितने इंफॉर्मेशन हैं सिर्फ या सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, और बस चीज ये इनका फायदा तभी होगा जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने नॉलेज के लिए जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ही ये आपको फायदेमंद देगा। तो सेशन आगे बढ़ा सकते हैं अभिषेक, हम लोग फिर हाँ सर, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी हम्म, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन सर? जी जी ओके। तो मैंने बताया कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं हर जगह। तो आप इन पोर्टल्स पे जाके अपने अपने हिसाब से कॉलेजेस चूज कर सकते हैं। उनमें जो कोर्सेज करने हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप उनका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक 3 साल में पूरे कोर्स टेन्योर का कितना फीस है, और कब कब, मतलब कि ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उस पोर्टल पे। बस आप जाइए, आप अपना आप एक लिस्ट बनाइए कॉलेजेस का, शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से आपको इन इन कॉलेजेस में जाना है। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए कि मैं इन कॉलेजेस में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इन कोर्सेज में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, और इनका लाभ उठाइए। सिर्फ आपके लिए ये सब। तो और मैं आप बता दूं कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि हम यूपी के हैं, तो हम हमारे पास यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। यूपी गवर्नमेंट का भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि यहाँ पे एक है यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, एक है। तो मैं आपको इस पोर्टल पे जाके दिखा देता हूँ। तो ये पोर्टल यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, जैसे आपको ये पोर्टल दिख रहा होगा, तो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पे नई नई छात्रवृत्ति जितनी भी आती रहती हैं, आप के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बारे में वो कब डेडलाइन है, उनके कब वो शुरू कब हो रहे हैं, उन सब के बारे में आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे डैशबोर्ड पे,
तो जब डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये देखिए, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के बारे में देखिए पता चल जाएगा कि कुल कितने संस्था स्कॉलरशिप दे रही हैं, कितने एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। मतलब कि आपको हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चल जाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लखनऊ लखनऊ सर्च किया, तो मतलब कि ये भी आप अगर सर्च करेंगे उसमें देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कहाँ गया? जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ऊपर से लाइन रही होगी, तो ये दिखा रहा है कि कौन कौन से नए नए एप्लीकेशंस आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे न्यू दिख रहा है, कौन कौन से नए एप्लीकेशंस आए हुए हैं। और इसमें डेट नीचे देखिए, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डेट वाइज दिया हुआ है हर एक चीज। ठीक है, तो आप इन सबको एक्सेस करिए, और जो आप सर ने ऑलरेडी दिखाया कि एक दूसरा पोर्टल, वो तो है ही, उन सबको आप एक्सेस करिए और उन सबका लाभ उठाइए। मैं सेशन आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है कुछ स्कॉलरशिप्स का, जो यूपी गवर्नमेंट ऑफर करती है और जो आपके लिए मतलब कि बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि एक है उत्तर प्रदेश फ्री फी रीइंबर्समेंट स्कीम। तो इसमें क्या है कि ये स्कॉलरशिप जो है, आपकी जो भी फीस वगैरह है, कॉलेजेस की फीस है, उन सबको वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो फीस आपको रीइंबर्स मतलब कि वापस मिल जाएगी। तो इन चीजों को, जैसे कि एक और है उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, तो इसमें क्या है कि जो हमारी कुछ जो माइनॉरिटी सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल करता है उत्तर प्रदेश। अगर जैसे कि आप और कई सारे, जैसे कि निचली पिछली जातियों के लिए भी स्कॉलरशिप बहुत सारे आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर बहुत सारे एनजीओ की तरफ से भी स्कॉलरशिप आते रहते हैं। तो आप इन चीजों को देखें, उन पे अप्लाई करें। और तो अगर जो भी डाउट हो तो आप अपने काउंसलर से पूछें और उनमें उनसे सहायता लें। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे कि सेंट्रल से आप, एक पोर्टल है जिसका नाम है स्कॉलर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इससे डील करता है। आप उस पोर्टल पे जाएं, और ये स्कॉलरशिप पूरे इंडिया के लिए लागू होता है। जैसे कि उससे पहले वाला क्या था कि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी के बच्चे हैं, वो सिर्फ उनके लिए था। और जो ये वाला पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पे जो भी स्कॉलरशिप आएगा वो आपको पूरे इंडिया के, पूरे भारत के लिए स्कॉलरशिप आएगा। कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप के, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, नेशनल मीन कम स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, जैसे कि ये है कि अगर आपका मेरिट है और आपको नीड भी है स्कॉलरशिप की, तो ये स्कॉलरशिप आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स, आप पीएमएसएस, बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं स्कॉलरशिप के, आप उनको देख सकते हैं, उसमें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे सोसाइटी में कुछ हमारे ऐसे, अगर आपके ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो कि थोड़े से फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप आती हैं। आप उनको बताएं, उनसे बात करें, अगर दोस्त हैं ऐसे तो उनको बताएं कि उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप आएगी। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों दोनों तरफ से आती है आपके कॉलेजेस के लिए, एजुकेशन फीस के लिए। गर्ल्स के लिए जैसे मैंने बताया कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ऑफर करता है। जैसे कि यहाँ पे है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स, ये स्पेशली सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं उनके लिए। जैसे कि एक है क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी पिछली जाति है जो भी है, तो माइनॉरिटीज के लिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप स्पेशल्स हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो एनजीओ प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मेरा जो स्कॉलरशिप है, कॉलेज के साथ साथ मुझे एक एनजीओ भी स्कॉलरशिप देता है। तो उनके बारे में आप पता करें। जैसे कि आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे कि
कुछ एनजीओ से स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, उनको आप सर्च करेंगे, जैसे कि सीताराम जिंदल फाउंडेशन। तो एक ये एग्जाम्पल है, आप उसको उसके उसका नाम से खोलिए, इसके रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा कि ये इसका एप्लीकेशन का डेडलाइन कब है, एप्लीकेशन कब ऑफर होता है, कब ओपन होता है, उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरत होती हैं, क्या क्या लिखना होता है। तो ये सब आपको रिसर्च खुद अपनी तरफ से करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां पे सर ने जो पोर्टल दिखाया, आप उस पे भी इन चीजों के बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ कि सबसे जरूरी चीज, कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो है क्या कि जरूरी नहीं कि आपको, मतलब कि जैसे आप कोई स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आप वो स्कॉलरशिप, वो एप्लीकेशन कुछ कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ आईडी, आईडी प्रूफ हो गया, प्रमाण हो गया आपका, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जैसे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके 10th 12th के मार्कशीट्स हो गए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हर किसी ना किसी या फिर हर स्कॉलरशिप में जरूरत होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, बल्कि मैंने भी यही किया था, कि जब मैं 12th में जब मैं पास होने से 6 महीने पहले ही मैंने ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक किए थे कि सब वैलिड है कि नहीं। सबके डेट मैंने क्रॉस चेक किया था कि ये एक्सपायर तो नहीं जाएंगे जब मेरा एडमिशन होगा, या फिर जब मैं किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करूंगा। तो ये सब करने के बाद मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे किए, बनवा लिए पहले से ही, ताकि जब मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं पहले प्री हैंडेड मेरे पास ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो मेरे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स का आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स के नाम आप नोट कर लीजिए, और इन डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपके एडमिशन्स में भी हेल्प आती है इन चीजों की। स्कॉलरशिप में तो हेल्प आएगी ही आएगी, एडमिशन्स में भी बहुत हेल्प आएगी। आगे बढ़ते हुए हमको बता दें कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें दिमाग में ध्यान में रखनी पड़ती है, कि किसी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले या फिर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले। तो पहले मैंने ये आप बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया कि अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी जैसे कि आपका एज होता है, और एजुकेशन होता है, आपके 12th 10th के मार्क्स भी मैटर करता है। तो इन चीजों को आपको पहले ध्यान देना है कि आप उसमें एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद आप एप्लीकेशन की डेडलाइन चेक करें। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने भी यही किया था। मैंने क्या किया था कि जब मुझे एप्लीकेशन 4 5 कॉलेजेस अब दिख गए थे, तो मैंने उन कॉलेजेस को एक जगह पे लिख लिया था। साथ में वहां पे मैंने लिखा था कि ये कॉलेजेस हैं, ये एप्लीकेशन कब कब ओपन होता है, किस किस महीने में क्या क्या डेट में ओपन होता है, और कब ये बंद होता है, कब उसका एप्लीकेशन बंद होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है कि बीच में हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर कभी कभी होता है कि हम डेडलाइन ही पास कर जाते हैं, फिर याद आता है कि अरे यार हमने एप्लीकेशन मिस कर दिया और डेडलाइन चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग का एप्लीकेशन कब ओपन हो रहा है और एप्लीकेशन कब बंद हो रहा है, उन दोनों डेट्स का, उन दोनों टाइम का बहुत ध्यान से, मतलब कि लिख लें और ध्यान में और याद रखें। और जैसे पहले बताया था कि थरो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो भी कॉलेज, जो भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उन स्कॉलरशिप में से, अगर किसी को जानते हैं कि वो स्कॉलरशिप पा चुका है, या फिर उस कॉलेज में वो जा चुका है, आप उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट में आए। यहाँ पे काउंसलर से, हमारे काउंसलर्स को फोन करें, काउंसलर से बात करें, उनसे टच में आए। तो एक पूरा रिसर्च, थोड़ा रिसर्च आप करें। और उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया था कि मैंने एक एप्लीकेशन फिल किया, और मुझे लगा कि मैंने वो एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था कि हाँ एप्लीकेशन इतना अच्छा कर दिया है। और पता चला कि आखिरी में मैंने वहां पे एक कोई डिक्लेरेशन देना था, वो मैंने वही नहीं किया, और मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्म कंप्लीट ही नहीं किया था। तो ये बहुत गलती होती है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ वहां पे
रह जाता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन, आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है। और ये बहुत होता है, तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिए कि आप एप्लीकेशन, आप आवेदन को पूरी तरीके से भर रहे हैं और अच्छे तरीके से भर रहे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि इसमें पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, पासबुक का मतलब कि आपके 6 महीने के 7 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स होने चाहिए आपके पास। होता क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मांगते हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल, उसके सब कुछ आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। तो ये ध्यान रखें आप। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, तो ये चीजें भी जरूरी हैं आपको। अगर आप अपने एप्लीकेशन में इन चीजों को लगाएंगे तो आपका एप्लीकेशन और स्ट्रांग दिखता है इसकी वजह से। और फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप उनको उसी के हिसाब से फॉलो करते रहें और उन्हीं के हिसाब से फिल करें। और अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स। तो होता क्या है कि एक स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाएगा स्कॉलरशिप, या फिर कहीं कहीं क्या पता आपने कोई गलती कर दी, या फिर मैंने गलती हो जाती है किसी के स्कॉलरशिप में तो नहीं मिल पाता। तो सिर्फ एक एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे निर्भर ना होके आप कम जितना हो सके उतने स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस भरें, ताकि आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक गाइडेंस, मतलब कि जो इनमें एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे कि आपके काउंसलर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके सीनियर्स जो स्कॉलरशिप को प्राप्त कर चुके हैं या फिर कॉलेजेस में जा चुके हैं, उनसे गाइड लें। और चेक्स फॉर अपडेट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने एप्लीकेशन भर दिया, हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया, फिर क्या होता है कि हम बिल्कुल दोबारा उसको चेक नहीं करते कि उसके बारे में अपडेट आया है कि नहीं आया। हम कहते हैं कि अब ये अब वो मिलेगा ही, तो बाद में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जब जो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संस्था होती है, उनके तरफ से आपको कुछ अपडेट्स आते हैं कि देखिए आपको कुछ चीजें और एडिशनल चीजें देनी देनी है, या फिर कुछ डेट्स वगैरह चेंज हो गए हैं। तो आप उन उन अपडेट्स को उनसे आप अपडेटेड रहें, उनके बारे में आप जानकारी लगातार लेते रहें कि आखिर चल क्या रहा है। और आगे बस मेरी तरफ से इतना ही था। और होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए, मैं बताता हूँ सर। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हेल्पलाइन नंबर जो हमने दे रखी है उसमें प्लीज प्लीज कॉल करें अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। आप अपने करियर काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हैं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अभी ज्यादातर बच्चों का हमने फर्स्ट वन ऑन वन सेशन करा है और सेकंड वन ऑन वन सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही में आपके मैथ्स अभी मतलब बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हम लोग इन सेशंस को रेगुलरली करते रहेंगे, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, कुछ भी नर्वसनेस है, तो आप जरूर हमसे इस सेशन को ज्वाइन करके अपने उन डाउट्स को सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर बोर्ड एग्जाम्स।